नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और मुझे पता है कि अब की बार ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राफेल और साथ में तेजस MK2 को कंपेयर करेंगे और इसके बाद हम जानेंगे क्या भारत को USA से F-35 और साथ में जो F-22 रैप्टर फाइटर जेट है उनके इंजन्स मिल सकते हैं, क्या USA इनके लिए मान सकता है। और हम 25 बिलियन US डॉलर खर्च करने की बजाय हम रशिया से Su-75 और साथ में Su-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट को क्यों नहीं लेते हैं। और इसके अलावा क्या INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर S-400 को डिप्लॉय किया जा सकता है। और साथ में जानेंगे कि जो रशियन Su-34 फाइटर जेट है उसका जो RCS है क्या वो राफेल फाइटर जेट से कम किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है राधिका यादव जी की तरफ से, जो कहती हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन तेजस MK2 वर्सेस राफेल। तो देखिए दोस्तों, जो राफेल फाइटर जेट है वो एक 25 टन क्लास का ट्विन इंजन फाइटर जेट है, जिसके कारण वो 17 टन क्लास के सिंगल इंजन तेजस MK2 से लगभग 2.5 टन ज़्यादा पेलोड को अपने साथ कैरी करने में कैपेबल है। लेकिन टाइम के साथ जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो यहाँ पर जो सिंगल इंजन फाइटर जेट है वे कहीं से भी ट्विन इंजन फाइटर जेट से पीछे नहीं है। तो अब हम दोनों को यहाँ पर कंपेयर करके जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप बात करें राफेल की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की, तो उसमें जो राफेल है वो 4400 किलोग्राम से 4700 किलोग्राम तक का जो फ्यूल है उससे अपने साथ कैरी कर सकता है। और वो लगभग अपने साथ 9500 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे लेकर के उड़ सकता है। तो वहीं पर बात करें राफेल की स्पीड की, तो वो 1.8 मैक है, यानी कि 2000 किलोमीटर पर आवर। और राफेल की जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर है, वो भी ड्रॉप टैंक के साथ। और इसके अलावा जो उसकी कॉम्पैक्ट रेंज है वो लगभग 1850 किलोमीटर तक है। और राफेल का जो RCS है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं तेजस MK2 की, तो जो तेजस MK2 की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 3400 किलोग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो पेलोड है वो 6500 किलोग्राम तक का अपने साथ कैरी करने में कैपेबल है। और जो तेजस MK2 की स्पीड है वो राफेल से यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वो 2 मैक तक होगी। और इसके अलावा तेजस MK2 की जो फेरी रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक होगी 3 ड्रॉप टैंक के साथ। और जो कॉम्पैक्ट रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक होगी। और जो तेजस MK2 है उसका RCS भी 0.5 मीटर स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। और इस सब के अलावा दोनों ही फाइटर जेट में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। दोनों ही फाइटर जेट ज़्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो अब हम दोनों के रडार और एवियोनिक्स को यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें राफेल की, तो उसमें जो RBE-2 AESA रडार लगा है तो उसमें लगभग 838 जो TR मॉड्यूल्स है वे मौजूद है। तो इस रडार की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर तक है और ये लगभग 40 जो टारगेट है उन्हें ट्रैक करने में कैपेबल है। और इसके बाद जो राफेल में IRST सिस्टम लगा है उसकी जो रेंज है वो लगभग 90 किलोमीटर तक मानी जाती है। और राफेल में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो भी यहाँ पर लगा है। और बेस्ट काउंटर मेजर सिस्टम है एंड जैमिंग सिस्टम का राफेल में इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पर जो तेजस MK2 है उसमें यहाँ पर उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे। और इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर तक हो सकती है। और राफेल में जो AESA रडार लगा है वो फिक्स है, यानी कि वो कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता है। जबकि तेजस MK2 का जो AESA रडार है वो मूव करने में कैपेबल होगा और इससे वो ज़्यादा एरिया को कवर करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा जो तेजस MK2 है उसमें भी IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो BEL IRST सिस्टम बना रही है उसकी जो रेंज है वो 90 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और इस सब के अलावा इसमें डेयर का जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है उसका यूज़ किया जाएगा। और जो जैमिंग पोड है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। टारगेटिंग पोड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी यहाँ पर जो है इंडिया ने डेवलप कर लिया है। तो दोस्तों रडार एंड एवियोनिक्स में जो दोनों फाइटर जेट हैं वे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाले हैं। और इसके अलावा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों के वेपन पैकेज के बारे में। तो बात करें हम राफेल की, तो उसमें माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। मैजिक 2 जो कि 15 से लेकर के 20 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। वर्ल्ड की बेस्ट MBDA ग्रुप की मीटियोर मिसाइल जिसकी
जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है और नो एस्केप जोन लगभग 60 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा एक स्कैल्प मिसाइल का भी यूज़ किया जाता है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है, और हैमर जिसकी रेंज 50 से लेकर के 60 किलोमीटर तक है, और अपाचे जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक है। तो इन मिसाइलों का जो यूज़ है वो राफेल में किया जाता है। तो अब तेजिस MQ-2 के वेपन पैकेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें अस्त्र IR जो कि इंफ्रारेड मिसाइल होगी उसका यूज़ किया जाएगा। इसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके बाद अस्त्र MK-1 जो कि 110 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, अस्त्र MK-2 जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी, और मीटियोर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड यानी कि SFDR अस्त्र MK-3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1 का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 200 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। रुद्रम 2 जो कि पहली भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल होगी, वो भी एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये लगभग 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। ब्रह्मोस NG का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा 290 किलोमीटर की रेंज के साथ। जो कैट्स हंटर मिसाइल है उसकी भी जो रेंज है वो 250 से लगभग 300 किलोमीटर तक होगी, तो इसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सब के अलावा जो DRDO के साव HSLD बॉम्ब्स है उनका भी इसमें यूज किया जाएगा। तो दोस्तों रडार, एवियोनिक्स और साथ में परफॉर्मेंस में दोनों फाइटर जेट काफी ज्यादा क्लोज है। और इस सब के अलावा जो वेपन्स है वहां पर तेजिस MQ-2 को वैरायटी के कारण थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। और इस सब के अलावा तेजिस MQ-2 सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा, इसके कारण इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम होगी। वहीं पर राफेल ट्विन इंजन होने के कारण ज्यादा पेलोड को ले जाने में कैपेबल है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन वो यहाँ पर आ जाता है राजीव सिंह जी की तरफ से, जो कहते हैं क्या यूएस से हमें एमका के लिए F-35 और F-22 रैप्टर का इंजन देगा और क्या भारत इसको लेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको समझना पड़ेगा। तो भारत को 25 टन क्लास के 5.5 जनरेशन के एमका फाइटर जेट के लिए 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जेट इंजन चाहिए। तो उसके लिए शुरुआत में जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है उनके F414 इंजन्स को चुना गया है, और इसके बाद भारत जो खुद के स्वदेशी इंजन्स हैं उनको यूज करेगा। तो जो F-22 रैप्टर में प्रैट एंड विटनी द्वारा बनाया गया F119 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक 2D फ्लैट नोजल के साथ आता है जिसका जो ड्राई थ्रस्ट 116 किलो न्यूटन है, और आफ्टर बर्नर के साथ वो लगभग 156 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है। तो इससे भारत के एमका को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे एमका जो है वो ओवर पावर हो जाएगा, इससे वो ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगा, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो F-22 रैप्टर का इंजन है वो 2D फ्लैट नोजल्स को इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में जहां एमका का जो CDR है वो कंप्लीट होने के करीब है, तो दोबारा से उसके डिज़ाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे। और इसके बाद एमका एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जिसके लिए हमें लगभग 155 इंच लेंथ, 35 इंच डायमीटर और साथ में 1000 से लेकर के 1200 किलोग्राम तक का जो इंजन है वो चाहिए। यही इसके लिए जस्टिफाई होगा। लेकिन जो F119 और साथ में F-35 का F135 इंजन है ये साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट करते हैं जिससे ये एमका को ओवर पावर कर देंगे। और इसके अलावा भी F119 इंजन एक ऐसे फाइटर जेट का इंजन है जिसके एक्सपोर्ट के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा रखा है। तो ऐसे में कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि अमेरिका इतने ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करे। और इस सब के अलावा अगर यूएसए दे भी देता है तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। इससे एमका की जो यूनिट कॉस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और यूएसए इसके बदले में हमें कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं देगा। तो दोस्तों यही कारण है कि भारत कभी भी अमेरिका से जो F-22 रैप्टर और साथ में F-35 के जो इंजन्स हैं उनके लिए डिमांड नहीं करता है। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है सूरजन जी की तरफ से, जो कहते हैं हम 25 बिलियन US$ खर्च करके 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के बजाय रशियन Su-75 या फिर Su-57 को क्यों नहीं लेते हैं, और इसके साथ फुल इंजन सेंसर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी लेनी चाहिए जिसका यूज़ हम अपने सुखोई 30 MKI में भी कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया गया था जो मेक इन इंडिया के तहत MMRC डील है, अगर हम उसके तहत राफेल को खरीदते हैं तो ये जो डील है ये लगभग 26 बिलियन US$ को जो है क्रॉस कर जाएगी।
तो ये जो अमाउंट है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसके बजाय हमें Su-75 और साथ में Su-57 30 से लेकर के 60 मिलियन US डॉलर में बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। और इतनी बड़ी डील को देखते हुए जो रशिया है वो टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दोनों ही फाइटर जेट के केस में कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले बात करें Su-75 की, तो ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट के ऊपर जो भारतीय सरकार है उन्होंने जो है यहाँ पर बैन लगा रखा है। और अगर इसके लिए इस बैन को हटाया जाता है तो ये किसी मिनी ब्लंडर से कम नहीं होगा भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। और इसके बाद उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में कंडक्ट की जाएगी और उसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2026 में शुरू होगा, अगर चीज़ें सारी सही रहती है। और इस सब के बाद भी हमें 2029-30 से पहले जो फाइटर जेट है वो नहीं मिलने वाला है और इंडियन एयरफोर्स तब तक वेट नहीं कर सकती है। और तब तक तो हमारा जो स्वदेशी एम का फाइटर जेट है वो भी आ जाएगा। तो ऐसे में एक फिर इंपोर्ट करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। और रही बात Su-57 की, तो इसकी जो डिटेल्स है वो पहले भी एक के ने वीडियो में मैं दे चुका हूं, लेकिन एक थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं कि एक तो ये भारत की जो स्टेल्थ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करता है और रशिया इनमें AL-41 इंजन का यूज करता है जो कि ना तो नेक्स्ट जनरेशन है। और इस सब के अलावा चाइना भी कभी भी इन सेम फाइटर जेट को लेकर के जो है एज या फिर एडवांटेज को खत्म कर सकता है। और जो रशियन फाइटर जेट है ये बेशक पहले सस्ते पड़ते हैं, लेकिन बाद में इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। और इस सब के अलावा भारत पहले से ही रशिया से S-400 लेकर के अमेरिका का जो काटसा कानून है उसको चैलेंज कर चुका है। और इसके बाद रशिया से जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात रही तो यहाँ पर रशिया AL-31 या फिर AL-41 इंजन को यूज़ करता है जो कि ना तो ज़्यादा एडवांस है। और रही बात आइटम 30 इंजन की, तो वो अभी रशिया की एकदम से प्राइम टेक्नोलॉजी है, तो रशिया उसे भारत को अभी तो नहीं देगा। तो दोस्तों यही कुछ कारण है जिनके कारण भारत MMR से डील में रशियन फाइटर जेट को अवॉइड कर रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है अमन कुमार जी की तरफ से, जो कहते हैं इंडियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के बारे में बताओ और क्या S-400 को INS विक्रांत पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है उसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन क्या S-400 को INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों जो S-400 है वो एक काफी ज्यादा बड़ा सिस्टम है और हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसको 45,000 टन क्लास के एक स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले तो डिजाइनिंग के टाइम से ही, यानी कि जब प्रोजेक्ट पेपर पर होता है तब से ही प्लान करना पड़ता है। और S-400 के जो लॉन्चर ट्यूब्स हैं वे काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इसके कारण से वे एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काफी ज्यादा लिमिटेड नंबर्स में ही डिप्लॉय हो पाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरे वेपन्स है उनकी वे जो जगह है उसको खा जाएंगे। और इस सब के अलावा भी जो S-400 है उसका नेवल वेरिएंट अभी भी तैयार नहीं किया गया है, जैसे रशिया ने S-300 का किया था। जी हाँ दोस्तों, जो रशिया है वो S-300 को मार्शल उस्तिनोव क्लास क्रूजर पर इस्तेमाल करता है, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस सब के अलावा स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर की जो स्की जंप है वो भी काफी ज्यादा जगह को लेती है। बाकी तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक पूरा सुरक्षा घेरा चलता है, यानी कि उसका बैटल ग्रुप जिसमें सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और इस सब के अलावा दूसरे जो नेवल शिप है वे मौजूद होते हैं। फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो S-300 या फिर S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है तो इनको बड़े और साथ में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करना आसान रहता है। और रशिया ने तो प्लान भी किया है कि वे अपने S-500 को अपने 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर के ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ईजी और साथ में जो है पॉसिबल भी होगा, क्योंकि अभी वो डिज़ाइनिंग फेज में है, तो यहाँ पर उसे बड़ी आसानी से जो है उसके लिए जगह बनाई जा सकती है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है टिकेंद्रा जी की तरफ से, जो कहते हैं क्या Su-34 का RCS राफेल से कम हो सकता है। तो देखिए जो Su-34 है वो एक फाइटर बॉम्बर है जिसमें जो पायलट हैं वे साइड बाय साइड बैठते हैं, यानी कि ट्विन सीट फाइटर बॉम्बर है। तो ऐसे में उसका जो फ्रंटल सेक्शन का RCS है वो और ज़्यादा इससे इंक्रीज हो जाता है।
और इस सब के अलावा उसकी जो कैनोपी है वहाँ से भी जो आरसीएस है वो इंक्रीज होता है साइड बाय साइड बैठने से, और वो एक हैवी एयरक्राफ्ट है जिसके कारण उसका जो आरसीएस है वो लगभग 3 से लेकर के 4 मीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा है, और राफेल का जो आरसीएस है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है। तो फाइटर जेट का जो आरसीएस है वो 70% रिड्यूस होता है उसके डिज़ाइन से। SU-34 फाइटर जेट बन करके कब का रेडी है, तो इसमें अब केवल कुछ माइनर चेंजेस ही किए जा सकते हैं, माइनर डिज़ाइन चेंजेस, और 30% आरसीएस रिड्यूस होता है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को यूज़ करने से। अगर SU-34 पर इन दोनों को एक बड़े नंबर में अप्लाई भी किया जाता है, दोनों चीज़ों को, तब भी इसका जो आरसीएस है वो 2 मीटर स्क्वायर तक ही आ पाएगा, लेकिन राफेल के 0.5 मीटर स्क्वायर से ये कम नहीं होगा। वैसे भी ये एक हैवी फाइटर बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब जो दूसरे फाइटर जेट हैं वे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप भी अपने क्वेश्चंस को चाहते हैं कि मैं उनका आंसर करूं तो उसे आप प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों बाकी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि Q&A वीडियो में बहुत ज़्यादा मदद लगती है। आपको भी पता है कितने दिनों के बाद आई है, तो यार लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।